Hello, friends, and welcome to the channel Knowledge Empire. So, please subscribe the channel and please hit like and share. So, it will motivate me to make more and more informative videos for you. So, without wasting time, let's we go to the topic. And आज हम पढ़ने वाले हैं residential status. So, residential status. Whenever an accessee has to pay the tax, रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना बहुत कंपलसरी होता है और बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि किस पर्सन की कितनी टैक्स लाइबिलिटी बनती है. तो फॉर ऑब्टेनिंग द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड आउट देयर रेसिडेंशियल स्टेटस. रेसिडेंशियल स्टेटस हर फाइनेंशियल ईयर में एक्सेस किया जाता है. जब भी फाइनेंशियल ईयर में आप टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उस टाइम रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट किया जाता है कि इससे पिछले रिलेवेंट ईयर में जो रेसिडेंशियल स्टेटस है किसी भी इंडिविजुअल का वो क्या है. वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर वो नॉन रेसिडेंट है. अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द रेसिडेंट जो टैक्स लाइबिलिटी है वो फिक्स की जाती है. इसीलिए रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना बहुत कंपलसरी. सो लेट्स मूव ऑन टू देखते हैं हम कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट किया जा सकता है. सो रेसिडेंशियल स्टेटस की दो कंडीशंस होते हैं. एक होती हैं बेसिक कंडीशंस और दूसरी कंडीशंस होती हैं एडिशनल कंडीशंस. लाइक देयर इज़ अ सिंपल चार्ट जिस चार्ट के थ्रू हम पता करेंगे कि कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में. सो द फर्स्ट कंडीशन इज दैट स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज. वो रेसिडेंट जो प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में रहा हो. इफ़ आंसर इज यस, अगर वो ये रहा है तो हम अगली एडिशनल कंडीशंस के ऊपर बढ़ते हैं. मतलब बेसिक कंडीशन हमारी ये हो गई कि वो 182 डेज रहा हो. अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इट मीन्स दैट इंडिविजुअल इज रेसिडेंट. एक चीज़ तो श्योर हो जाती है, अगर एक कंडीशन हमारी क्लियर होगी दैट द पर्सन इज रेसिडेंट. अब हम ये चेक करते हैं कि वो रेसिडेंट तो है, लेकिन वो रेसिडेंट कौन सा है. वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. सो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, इसके लिए हम क्या चेक करते हैं, एडिशनल कंडीशंस. तो ये जो दो कंडीशंस आपको नीचे दिख रही हैं ये दोनों है एडिशनल कंडीशंस. और ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली एडिशनल कंडीशन ये कहती है कि रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी ईयर, कि जो रेसिडेंट है वो प्रीसीडिंग 10 ईयर्स के अंदर, जो प्रीसीडिंग 10 ईयर्स है इस ईयर से, मान लीजिए अगर 2018-19 की बात हो रही है यहाँ पे, तो 2019 में असेसमेंट हो रहा है तो 2018 से लेके पिछले 10 ईयर्स में वो एटलीस्ट 2 ईयर जो है क्या वो इंडियन रेसिडेंट रहा हो. मतलब 2 फाइनेंशियल ईयर्स में वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहा हो इंडिया का. सेकेंड कंडीशन है स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज ड्यूरिंग 7 ईयर्स. और सेकेंड कंडीशन ये कहती है कि एटलीस्ट 730 डेज उसने इंडिया में रेसिडेंट रहा हो पिछले 7 साल में, 7 ईयर्स के अंदर. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो देन द पर्सन इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होगा, जब वो बेसिक कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर देगा और एडिशनल दोनों कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर देगा. जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी देन इंडिविजुअल इज नोन एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट. लेकिन वो बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर लेता है, मतलब वो 182 डेज या तो रहा है या फिर ये दो कंडीशन है. अगर हमारी स्टार्टिंग कंडीशन है 182 डेज, अगर यस हो गया यहाँ पे तो फिर हम एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे. अब अगर नो है, लाइक वो प्रीवियस ईयर में नहीं रहा है 182 डेज, फिर हम उसके लिए एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करते, हम उसके लिए बेसिक कंडीशन सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करते हैं. जो सेकंड दो बेसिक कंडीशन है वो कहते हैं अगर वो 182 डेज नहीं रहा है प्रीवियस ईयर में तो एटलीस्ट 60 ईयर्स रहा हो प्लस 365 डेज रहा हो एटलीस्ट 4 ईयर्स में, प्रीसीडिंग 4 ईयर्स. एग्जैक्ट प्रीसीडिंग 4 ईयर्स मतलब अगर हम 2018-19 के एग्जाम्पल लेके चलें तो 2019 में अगर असेसमेंट कर रहे हैं तो 2018, 17, 16 और 15, इन 4 ईयर्स के अंदर वो एटलीस्ट 365 डेज इन चारों को मिला के रहा होगा. तो
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, मान लीजिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, आइदर 182 डेज और आइदर 60 ईयर्स प्लस 365 डेज, इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, देन द पर्सन इज रेसिडेंट बट दैट पर्सन इज नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। वो रेसिडेंट तो है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। और इसके बाद थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या आती है कि ना तो एडिशनल, ना तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ना ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। उस केस में जो इंडिविजुअल है वो एनआरआई हो जाएगा। और इस चीज़ को रिमेंबर रखिएगा कि जब 60 डेज़ की कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है तो हम उसके साथ 365 डेज़ की कंडीशन को सेटिस्फाई करना कंपलसरी होता है। ये नहीं कि 182 डेज़ नहीं रहा तो 60 डेज़ रहा है तो हाँ भाई वो नॉन ऑर्डिनरी है, नहीं। नॉन ऑर्डिनरी तब होगा जब 182 डेज़ नहीं रहा होगा वो, तो 60 डेज़ प्लस 365 डेज़ इन 4 ईयर्स, उसी केस में वो रेसिडेंट जो है नॉन ऑर्डिनरी हो सकता है। तो हम ब्रीफ में समझते हैं ऐसे कि कैसे होता है ये। सिंपल ब्रीफ में बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस। फॉर ऑर्डिनरी के लिए बेसिक और एडिशनल दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। बेसिक में 182 डेज़ या फिर बेसिक कंडीशन 182 डेज़ या 60 प्लस 365 डेज़ ये कंडीशन, और एडिशनल में 2 ईयर्स, रेसिडेंट इन 10 ईयर्स, और सेकेंड कंडीशन हमारे पास एक और थी 730 डेज़ इन 7 ईयर्स। ये सब सेटिस्फाई कर देगा तो वो ऑर्डिनरी हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ एक बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाई कर पाता है, या तो 182 डेज़ की या फिर 60 प्लस 365 डेज़ की, तो वो हमारा नॉन ऑर्डिनरी हो जाता है। और इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो एनआरआई हो जाता है। ये सिंपल ब्रीफ है। इसके बाद आ जाते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस। भाई हमने रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट इसीलिए किया ताकि हम ये पता लगा सकें कि किसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होती है। तो जिससे पहले कि हम पता लगाएं उससे पहले एक सिंपल सी चीज़ है कि 3 कैटेगरी होती है हमारे पास, एक ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड एनआरआई। तो ऑर्डिनरी की जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसमें सबसे ज़्यादा होती है। नॉन ऑर्डिनरी की उससे कम और एनआरआई की उससे कम। ये ब्रीफ चीज़ है, अगर आपको कहीं न्यूमेरिकल आता है तो इस चीज़ से पता लगा सकते हैं कि इसकी टैक्स लायबिलिटी सबसे हाई होगी, इसकी मॉडरेट होगी और इसकी सबसे लो होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसने इंडिया में डे टाइम स्पेंड बहुत ही कम किया है। तो सिंपल है। तो फॉर ऑर्डिनरी के लिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स के लिए इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, सिर्फ एक इसी टाइप की इनकम होती है जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल नहीं होती है। वो इनकम कौन सी होती है कि वो प्रीवियस ईयर में उसने किसी फॉरेन कंट्री में इनकम की है एंड लेटर रिमिटेड टू इंडिया। मतलब फॉर एग्जांपल 2015 में उसने कोई इनकम अर्न की थी और उसके बाद उन्होंने 2017 के अंदर उस इनकम को इंडिया में ट्रांसफ़र किया है। तो ऑब्वियसली बात है उसने 15 में या तो टैक्स पे कर दिया होगा, तो 17 में वो तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा, वैसे भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक यही सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्स पे नहीं करना होता है। बाकी हर सिचुएशन में ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्स पे करना ही होगा इनकम के ऊपर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट की। तो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में पहले ये देखते हैं कौन कौन सी इनकम ऐसी है जो टैक्सेबल नहीं होती है। एक तो ये वही सिचुएशन होगी कि उसने पहले कभी 2017 में या 16 में इनकम की थी और फिर लेटर 2020 में वापस इंडिया रिमिट कर दी, तो ऑब्वियसली बात है इस टाइम पर टैक्स लग चुका होगा उस पर। तो लेटर रिमिट करने का जो प्रोसेस होता है उसमें आपको टैक्स नहीं देना होता है क्योंकि ऑलरेडी वो टैक्सेबल हो चुकी होती है। तो इसमें नॉन टैक्सेबल इनकम में आ जाएगी इनकम अकर्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। मतलब जो इनकम अकर भी इंडिया से बाहर हुई है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हुई है। आप समझ रहे हैं? वो अकर भी मतलब जहाँ पर वो उसकी अर्निंग हुई है वो भी इंडिया से बाहर है और रिसीव भी इंडिया के बाहर हुई है, तो उस केस में वो नॉन टैक्सेबल होगी। और देखते हैं और आने वाले के केस में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। तो इनकम अकर्ड आउटसाइड इंडिया बट डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया। डीम्ड टू रिसीव्ड का मतलब होता है कि ये अजम्पशन है कि वो जो है वो रिसीव इंडिया में होगी। ये अजम्पशन है कि वो इंडिया में रिसीव होने वाली है। तो इस केस में ऑब्वियसली बात है कि डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया तो वो टैक्सेबल होगी। रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल होगी। अकर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अब अकर इंडिया में हुई है बट रिसीव आउटसाइड इंडिया हुई तो अकर इंडिया में। अगर अकर में से या रिसीव में से एक भी चीज़ इंडिया में हुई है
तो उस केस में नॉन ऑर्डिनरी को टैक्सेबल होती है वो। और लास्ट एक सिचुएशन आ जाती है हमारे पास, अकर्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया। बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया का क्या मतलब होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक कोई एबीसी फर्म है जो कि इंडिया में है, लेकिन और एक मिस्टर एक्स है जो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। इनको स्वीडन में कोई इनकम होती है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ठीक है। बट ये जो बिजनेस स्वीडन में चल रहा है इसका मैनेजमेंट यहाँ पर है या इसको कंट्रोल करा जा रहा है इंडिया से, तो इनको जो इनकम स्वीडन से होगी, और ये यहाँ के भी एनओआर है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, और इनकम इनको स्वीडन से हुई, तो स्वीडन से भाई अकर भी यहाँ पे हो रही है इनकम, रिसीव भी यहाँ पे हो रही है इनकम, लेकिन ये कंट्रोल तो यहाँ से हो रही है, तो इसीलिए ये इनकम जो है ये टैक्सेबल होगी। अगर कोई बिजनेस आउटसाइड में है लेकिन वो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो उस केस में वो इनकम टैक्सेबल होगी, क्योंकि ये जो कंट्रोल है ये कंट्रोल इसका इंडिया से हो रहा है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, अगर कंट्रोल बिजनेस इंडिया से हो रहा है तो वो इंडिया में टैक्सेबल, इंडियन एनओआर के लिए टैक्सेबल होती है। अब बात कर लेते हैं एनआरआई की। एनआरआई की जो लाइबिलिटी होती है टैक्स की वो मिनिमम होती है। तो इनकम अकर्ड आउटसाइड इंडिया बट रिसीव इंडिया में हुई है तो वो एनआरआई हो, ओआर हो या एनओआर, वो टैक्सेबल होती ही होती है। और अकर्ड और डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया, या तो अकर्ड हुई है बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अकर इंडिया में हुई है या रिसीव इंडिया में हुई है, उन दोनों ही केस में वो जो इनकम है वो टैक्सेबल होती है। नॉन टैक्सेबल क्या होता है एनआरआई के लिए, इनकम अकर्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, जो अभी हमने पुराना केस देखा था यहाँ पे कि ये एबीसी फॉर्म है और स्वीडन में हो रही थी, अगर इस केस में यहाँ पे एनओआर का केस था, एनओआर के केस में ये टैक्सेबल है, बट अगर इसके केस में एनआरआई होगा, नॉन रेसिडेंट इंडियन, तो वो तो नॉन रेसिडेंट इंडियन है, इंडिया में रहा ही नहीं है वो, तो उसके लिए वो ही इनकम टैक्स फ्री होगी। तो ये इसके केस हैं कुछ, जो इनकम एनओआर और ओआर के लिए टैक्सेबल होगी वो एनआरआई के लिए नॉन टैक्सेबल होगी, इसीलिए क्योंकि उसने टाइम कम स्पेंड किया, इसका बेनिफिट मिलेगा उसे। तो नॉन टैक्सेबल होगी इनकम, तो एक तो ये हो गया बिजनेस इन कंट्रोल्ड बाय इंडिया, तो ये नॉन टैक्सेबल होगी, उसे टैक्स नहीं देना। और इनकम आउट अकर्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस सेटअप आउटसाइड इंडिया, तो बहुत सिंपल है, अकर भी इंडिया से बाहर हुई है, रिसीव भी इंडिया से बाहर हो रही है, और बिजनेस भी बाहर है, तो ये तीनों ही चीज़ें बाहर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इस पर तो टैक्स लाइबिलिटी बनती ही नहीं है, इस पर तो किसी की भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कुछ एग्जेम्प्टेड इनकम्स आते हैं। एग्जेम्प्टेड इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्टेड इनकम वो होती है जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट होती है, मतलब आपको उसके ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। सो इसमें सबसे पहले इनकम आ जाती है हमारी एग्रीकल्चर इनकम। ये सब आपको मिलेंगे आईटी एक्ट के सेक्शन 10 के अंदर, जितनी भी एग्जेम्प्टेड इनकम्स हैं इनके सब सेक्शंस बहुत डिटेल में 10 के अंदर ही होते हैं, सब सेक्शन चेंज रहते हैं बट सेक्शन 10 ही है। तो एग्रीकल्चर इनकम की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर इनकम की भी दो कैटेगरीज होते हैं। एक एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी होती है जो सोल इनकम होती है। सोल इनकम मतलब सिंगल इनकम है, लाइक फार्मर, तो उनके लिए फुल एग्जेम्पशन होता है, आप कितनी भी इनकम हो रही है आपको वो सारी एग्जेम्प्टेड होगी। दूसरा केस होता है एडिशनल इनकम। एडिशनल इनकम मतलब आपको सोल इनकम नहीं है, या तो आप बिजनेस है आपका या सैलरी है, तो आपकी एडिशनल है, एड अप इनकम है, तो उस केस में ये 5000 तक ही एग्जेम्प्ट होती है। तो एग्रीकल्चर इनकम में ये याद रखना है हमें कि सोल इनकम कब होती है और वो एडिशनल इनकम कब होती है। सिर्फ फार्मर्स के केस में वो फुल एग्जेम्प्टेड है, हर एक के केस में फुल एग्जेम्पशन नहीं है। पेमेंट रिसीव फ्रॉम फैमिली इनकम, एच। अब एच का मतलब हिंदू से रिलेटेड नहीं होता, एक्चुअली एच का मतलब वो होता है वो फैमिली जिसमें एक हेड होता है और हेड की ही अर्निंग होती है, जिसे कर्ता बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जो करता है उसने टैक्स पे किया हुआ है, अब वो उसके बाद अपने घर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो उस प्रॉफिट पे तो किसी को टैक्स नहीं देना होता है, तो सिंपल है। एंड फिर आ जाता है शेयर ऑन प्रॉफिट ऑफ फर्म। शेयर अगर आपको प्रॉफिट फर्म से कोई प्रॉफिट होता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता है टैक्स। इसके बाद आता है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी। ग्रेचुटी हम सैलरी में अच्छे से पढ़ेंगे बट मैं एक सिंपल बता देती हूँ, इसमें दो कैटेगरीज होती हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की एग्जेम्प्टेड होती है,
और नॉन गवर्नमेंट के लिए इसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक एग्जेम्प्टेड होती है, इसमें फुल होती है, गवर्नमेंट के केस में फुल एग्जेम्प्ट होती है। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन वही होता है जब कंपनियां शॉर्ट कर देती हैं एम्प्लॉयज़ को, कुछ टाइम बाद फिर रिमिट करती हैं, तो वो जो उस टाइम का रिट्रेंचमेंट होता है, जितनी सैलरी हाफ सैलरी देते हैं वो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में आती है, और वो सैलरी जो होती है एग्जेम्प्टेड होती है। लीव सैलरी होती है लाइक मान लीजिए फर्म आपको 30 लीव्स दे रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्ट आप सिर्फ 14 डेज़ की सैलरी ही ले सकते हैं, तो आपने 30 में से 25 लीव बचा ली, बट आपको जो उसका पेमेंट है वो 14 लीव सैलरी ही एग्जेम्प्टेड होंगी, मतलब इतनी इतनी लीव्स की जो सैलरी मिलेगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो उससे ज़्यादा आपकी लीव होगी, मतलब अगर मान लीजिए 25 है तो सिंपल है, इन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, 14 पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और लास्ट हमारे आ जाते हैं पेंशन एंड फैमिली पेंशन। पेंशन और फैमिली पेंशन में फ़र्क होता है। मान लीजिए यहाँ पर मिस्टर एक्स है और ये है मिसेस एक्स। मिस्टर एक्स रिटायर्ड हैं तो उनको क्या मिल रही है, उनकी जॉब के लिए पेंशन मिल रही है। ड्यू टू सम कॉज कुछ मिसहैपनिंग होती है मिस्टर एक्स के साथ, अब वो पेंशन जाती है मिसेस एक्स को, तो मिसेस एक्स के लिए वो पेंशन नहीं है, मिसेस एक्स के लिए वो फैमिली पेंशन है। तो यही फ़र्क होता है पेंशन और फैमिली पेंशन में। और ये याद रखिएगा कि सिर्फ गैलेंट्री अवार्ड विनर्स के लिए ही होती है बाकी सबके लिए पेंशन टैक्सेबल होती है, सिर्फ गैलेंट्री अवार्ड विनर्स के लिए ही नॉन टैक्स होती है, बाकी सबके लिए टैक्सेबल है। ग्रांट रिसीव बाय सब्सिडरी कंपनी फ्रॉम द होल्डिंग कंपनी। मान लीजिए कोई कंपनी है, एक ए कंपनी है, ए बी कंपनी, ए बी सी, कोई उसकी सब्सिडरी कंपनी है एक्स वाई जेड, तो अगर एक कंपनी कोई ग्रांट देती है एक्स वाई जेड को, तो ये ग्रांट जो इसको रिसीव होता है, मान लीजिए 55,000 का कोई ग्रांट है, तो ये ABC ने दिया है एक्स वाई जेड को, तो ये ग्रांट, ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है, तो ये अमाउंट जो है टैक्स फ्री होता है, इस पर कोई टैक्स नहीं देना होता। एंड लास्ट में आ जाता है कैपिटल गेन्स ऑन US 64। अगर आपने US 64 का कोई ट्रांसफ़र किया है तो उसके ऊपर आपको जितना भी कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, मतलब वो कैपिटल गेन्स के अंदर चार्जेबल नहीं होता। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थी, बहुत सारी लिस्ट है, ये कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं। सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को, तो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।